Hello friends, hope you all are keeping well. Welcome back to my channel. I am Bhavna, a chartered accountant by profession. Today's video is about accounting principles. ये वीडियो प्रीवियस वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में है. प्रीवियस वीडियो में हमने 6 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. आज हम रिमेनिंग के 5 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. सो टोटल 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं. इस वीडियो से आपके वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पहले रिकॉल करेंगे कि हमने वो 6 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से डिस्कस किए थे. अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो आई रिकमेंड यू गाइस कि आप पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट 1 देखें एंड देन आप पार्ट 2 पे आए सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट वीडियो में हमने 6 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जो ऑनर है वो अलग है और उसका बिजनेस अलग है. अगर ऑनर के पास अपनी पर्सनल कार है या उसके पास अपना पर्सनल कैश है या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, बिजनेस का उससे कोई लेना देना नहीं है. ऑनर जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जो भी बिजनेस में पैसा डालेगा, बिजनेस को सब उससे मतलब है. बिजनेस को ऑनर से कुछ मतलब नहीं है. बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है और ऑनर की अपनी आइडेंटिटी है. और हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की कर रहे हैं. तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. ऑनर जो भी कैश बिजनेस में डालता है उसको हम कहते हैं कैपिटल, और जितना भी बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स. क्लियर? नाउ मूव टू सेकेंड कॉन्सेप्ट. सेकेंड कॉन्सेप्ट था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं. और मेजर कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन विथ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़ाई हो गई छोटू की या राम की, राम के ऑफिस में छोटू काम करता है जिससे राम की लड़ाई हो गई, इस वजह से छोटू ने कम काम किया या काम नहीं करा, या फिर एक कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में जिसकी वजह से राम के मास्क जो है वो कम बिकने लग गए. हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था मारुति का और हुंडई का. मारुति की स्विफ्ट सबसे ज़्यादा बिकती थी, लेकिन जैसे ही हुंडई की i20 आई, मारुति की स्विफ्ट की सेल्स बहुत कम हो गई. तो जो कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, हमें बिजनेस में लॉस तो हुआ है उसकी वजह से, हमारी सेल कम तो हुई है, या फिर कोई फाइट हो गई 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर लेबर की स्ट्राइक हो गई. ये फैक्टर्स तो हैं जो हमें दिख रहे हैं कि हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इसके एग्जाम्पल हमने लिए थे, स्ट्राइक हो गई, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट आ गया एंड ऑल दीज. हम बुक्स में से वही रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं. थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम अगर हमने बिजनेस स्टार्ट करा है तो वो तो चलता जाएगा, लेकिन हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि ऑनर है या फिर बिजनेस में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अमर, अकबर, एंथनी, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनको ना बिजनेस का प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी है. क्यों? ऑनर को तो प्रॉफिट चाहिए क्योंकि वो बिजनेस चला रहा है, चला ही प्रॉफिट के ले रहा है. अमर, अकबर, मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट क्यों देखना चाहते हैं बिजनेस का? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि हम जितना बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने पैसे बिजनेस को दे रहे हैं, क्या बिजनेस हमें वापस दे भी पाएगा. क्रेडिटर्स क्यों प्रॉफिट देखना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो सामान बिजनेस को दिया है उसके बदले में बिजनेस उन्हें पैसे दे भी पाएगा, बिजनेस इतना अर्न भी करता है क्या. गवर्नमेंट क्यों प्रॉफिट देखना चाहती है? गवर्नमेंट प्रॉफिट इसलिए देखना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट को बिजनेस से टैक्स चाहिए. तो अगर हम बिजनेस को चलाते ही रहेंगे और उसका प्रॉफिट निकालेंगे ही नहीं, या फिर जब भी मुझे इन्वेस्टर ने बोला, या जब भी गवर्नमेंट ने बोला, या जब भी क्रेडिटर ने बोला, या जब भी ऑनर का मन कर रहा है देखने का, अगर मैं सिर्फ तब प्रॉफिट निकालूं तो बिजनेस के लिए बहुत सारा कंबरसम प्रोसेस हो जाएगा, बिजनेस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इतने सारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाना और ऑन डिमांड प्रॉफिट को दिखाना. तो हमें बिजनेस के जितना भी पीरियड है उसको डिवाइड करना पड़ेगा पार्ट्स में, सो दैट हम उसका प्रॉफिट निकाल पाएँ. अब इंडिया में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम जो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं वो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का. दीज आर 12 मंथ्स, और ये हम एनुअल पीरियड फॉलो करते हैं.
लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है, अगर लिस्टेड कंपनी है, जैसे रिलायंस हो गया, वो लिस्टेड कंपनी है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो अगर हम उसका प्रॉफिट सीधा 12 मंथ्स के बाद देखें तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक बिजनेस के लिए, एक बड़ी कंपनी के लिए, क्योंकि उसमें जितने भी क्रेडिटर्स होंगे, ऑनर होगा या फिर इन्वेस्टर्स होंगे, वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे टाइम बाय टाइम प्रॉफिट देखने के लिए। तो सेबी ने जो है वो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 3 मंथ्स में डिवाइड कर रखा है। हर 3 मंथ्स में छोटे से अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के, जिससे वो अपना प्रॉफिट देख पाए। मूव टू फोर्थ कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमारा कभी भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि उसको हम 3 महीने चलाएंगे या 6 महीने चलाएंगे या 1 साल चलाएंगे, 2 साल चलाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तभी तो अगर मैंने बिजनेस में मशीनरी भी खरीदी है तो वो कम से कम 5 साल तो उससे मैं मास्क बना पाऊंगी। या फिर अगर मुझे अमर अकबर एंथनी लोन दे रहा है या सामान दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा बिजनेस चल पाएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस का कभी भी नहीं होता कि हम उसको बंद कर दें या उसकी सेल्स को रिड्यूस कर दें। तो यही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। गोइंग मतलब बिजनेस जो है वो हमारा चलता रहे। नाउ मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट विच इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करा है किसी बिजनेस में तो आपको कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी है उस पीरियड की। अगर मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, राम ने 10,000 मास्क बेचे, मैंने 1 मार्च उसने 10 रुपये का बेचा, मैंने अगर इसको रिकॉर्ड कर लिया तो इस रेवेन्यू किससे रिलेट जितनी भी कॉस्ट होगी मैं सारे रिकॉर्ड करूंगा। मतलब मैचिंग का क्या मतलब है, कॉस्ट शुड मैच विद द रेवेन्यू। तो जितना हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, हमें मेक श्योर करना है कि उतनी ही कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बिजनेस में मशीन यूज़ होती है, मशीन का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो ड्यू डेट है वो है, हमने बिजनेस के बुक्स को क्लोज कर लिया 31 मार्च को। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस था 1 अप्रैल से 2020 से 31 मार्च 2021 का। जो मार्च के मंथ का बिल आया, जो मार्च के मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, वो पे करना था 7 अप्रैल 2021 को। बिजनेस की बुक्स तो क्लोज हो गई 31 मार्च को, उसका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, लेकिन बिल की पेमेंट होगी 7 अप्रैल से पहले पहले। तो क्या हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में? हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे वो कॉस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पे हुआ है या नहीं हुआ। गाइस, मैचिंग कॉन्सेप्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था डेप्रिसिएशन। इसको मैंने आपको कैसे समझाया था। फॉर एग्जाम्पल, राम ने एक मशीन खरीदी 20,000 रुपीज़ की, 20,000 रुपीज़ उसने पे कर दिया है मशीन खरीदने में। अब ये मशीन जो है वो 5 ईयर्स तक कम से कम चलेगी, कम से कम ये मशीन 5 ईयर्स तक चलेगी। लेकिन इसने इस मशीन को यूज़ करके जो मास्क बनाए वो बनाए 10,000 मास्क। कितने मास्क बनाए? 10,000 मास्क। तो अब ये 10,000 मास्क इसने बनाए 1 साल में। किसने बनाए? मशीन ने। मशीन यूज होके बने हैं, लेकिन ये मशीन चलेगी 5 ईयर्स। तो अगर मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ तो मुझे, अगर मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड करा है इस 10,000 मास्क का, तो मुझे कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो मशीन यूज हुई है मास्क बनाने में, मशीन कॉस्ट है। तो क्या मैं 20,000 रुपीज़ उस पीरियड में रिकॉर्ड कर दूँ, उस 1 साल में रिकॉर्ड कर दूँ? क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मशीन चलेगी 5 साल, ये मास्क सिर्फ बने हैं 1 साल। तो फिर अगर मैं 20,000 का पूरा खर्चा डाल दूंगी इन 10,000 मास्क पे, तो क्या ये पूरा 20,000 मशीन का खर्चा ये 10,000 मास्क बनाने में लगा है? ये मशीन तो अगले 5 ईयर्स भी यूज़ होगी। तो हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हमें 20,000 रुपीज़ को अपना खर्चा नहीं लेना। तो क्या मैं बिल्कुल भी खर्चा ना लूँ? 20,000 रुपये तो मैंने पे करे हैं ना। तो हमें कुछ इस तरीके से अपना एक्सपेंस लेना पड़ेगा, सिस्टमैटिक तरीके से, कि हमारा जो एसेट है, जो हमारा यूज़ हुआ है मास्क बनाने में, वो हमारा बुक्स में खर्चा भी आए और इतना एक साथ ही खर्चा ना आ जाए। तो हमें वो जो कॉन्सेप्ट है जिससे हम खर्चा लेते हैं उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन इस केस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम कहेंगे 20,000 रुपीज़ की हमने मशीन ली, ये चलेगी 5 ईयर्स तक। तो 1 साल में ऑन एन एवरेज 4,000 रुपये का खर्चा तो मुझे हुआ ही हुआ है। तो इस केस में मैं बुक्स में कितनी कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगी? 4,000। तो डेप्रिसिएशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो किस वजह से आता है? वो आता है मैचिंग की कॉन्सेप्ट की वजह से। नाउ मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट विच इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू को हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें उसका कैश मिला है या नहीं मिला है। अब इस केस में
राम का मास्क मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इसने रहीम को अपने 10,000 मास्क पूरे साल के बेच दिए, एक मास्क 10 रुपये का। तो इसने रहीम से 1 लाख रुपए लेने थे। तो लेकिन रहीम ने ईयर एंड तक, जब मैं प्रॉफिट निकाल रही हूँ 31 मार्च को, रहीम ने सिर्फ 50,000 रुपये दिए हैं राम को। तो क्या हमारा रेवेन्यू सिर्फ 50,000 है? नो, हमारा रेवेन्यू है 1 लाख। क्यों? क्योंकि हमने जो सेल किया है वो हमने 1 लाख की है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमें पैसा अभी मिला है या नहीं मिला है। ये कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नाउ मैंने आपको कहा था कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट में हमने कहा था कि रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैश मिला है या नहीं मिला है। मैंने बट आपको कहा था कि रेवेन्यू को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, विच इज रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। Okay friends, let's start with first concept of today. It is revenue recognition concept, या इसको हम revenue realization concept भी कहते हैं। पहले ना इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। ये है रहीम आया राम के बिजनेस के पास और इसने राम को बोला कि मुझे ना 10,000 मास्क का ऑर्डर देना है, मुझे 10,000 मास्क का ऑर्डर देना है, एक मास्क आप कितने का दोगे? राम ने बोला रहीम को कि मैं एक मास्क आपको 10 रुपीज़ का दूंगा। तो रहीम ने कहा ठीक है, 10,000 मास्क मैं आपसे लूँगा, एक मास्क 10 रुपये का, तो कितना? 1 लाख रुपए। आप मेरा ये ऑर्डर ले लो, ऑर्डर ले लो। अभी रहीम राम को ऑर्डर दे रहा है मास्क बनाने का। फॉर एग्जाम्पल इसने राम को ऑर्डर दिया 1 जनवरी 2021। राम फॉलो करता है ये वाला अकाउंटिंग पीरियड, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में ये अपने प्रॉफिट्स को निकालता है। अब ये जो 1 लाख रुपीज़ रहीम ने राम को देने हैं, रहीम ने बोला कि यार आपको मैं इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ, आपको बनाने के लिए क्लोथ खरीदना पड़ेगा, थ्रेड खरीदना पड़ेगा, इतने पैसे आपके पास नहीं होंगे, तो मैं इस ऑर्डर के बदले में आपको 20,000 रुपीज़ एडवांस दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? एडवांस। मतलब इसने राम को 20,000 रुपीज़ दे दिए आज की डेट में, जिस दिन ऑर्डर दिया। कब? 1 जनवरी को इसने राम को 20,000 रुपीज़ एडवांस दे दिए। नाउ राम ने अब क्या किया होगा? जब रहीम ने राम को ऑर्डर दे दिया होगा, राम ने गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि राम को उसको 10,000 मास्क सप्लाई करने हैं। अब राम ने इसको सप्लाई कर दिए 10,000 मास्क 10 फरवरी को। राम ने मास्क बनाए, जैसे भी करके डिस्पैच किए, अब राम ने इसको मास्क सप्लाई कर दिए 10 फेब 2021 को। नाउ 10,000 मास्क रहीम के पास इस दिन पहुंच गए। 10,000 मास्क पहुंच गए। अब रहीम ने राम को बोला कि मैंने तुम्हें 20,000 रुपीज़ एडवांस दे दिया था, मुझे तुम्हें अभी भी 80,000 रुपये देने हैं। रहीम ने राम को अभी भी 80,000 रुपये देने हैं, लेकिन रहीम ने बोला यार मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, जब मेरे मास्क बिकेंगे तभी मैं तुम्हें पैसे दे पाऊँगा। राम ने कहा ठीक है, तुम मुझे पेमेंट दे देना 20 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, स्टोरी समझ आ गई। अब देखो, राम का अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया 31 मार्च को, लेकिन पेमेंट उसने कब लेनी है? 20 अप्रैल को रहीम से। 20 अप्रैल आता है 31 मार्च के बाद, इस टाइम अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया। तो अब राम अपना रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेगा? हमारा जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको कैश मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ रहा है कि हमें कैश तो नहीं मिला 80,000 रुपये, तो हमें इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए।
20,000 रुपये कैश मिला है। अब क्या हमें ये 20,000 रुपये रिकॉर्ड करने चाहिए? 1 जनवरी को क्या हमें 20,000 रुपये रिकॉर्ड करने चाहिए? देखो, इसको ना क्लियर करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको इतना बोल के चुप हो गया कि आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो इररिस्पेक्टिव आपका कैश मिला है या नहीं मिला है। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आपको कहता है आप रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करोगे? कब? जब टाइटल ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स हैज ट्रांसफर्ड टू बायर। मतलब कि बायर कौन है? रहीम के पास मास्क की ऑनरशिप चली जाएगी, मतलब रहीम के पास मास्क पहुंच जाएंगे। तो वो कब पहुंचेंगे उसके पास? 10th फेब को। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? किस डेट पे रिकॉर्ड होना चाहिए? रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए 10th फरवरी को। समझ आ गया? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये सप्लाई हुए रहीम को 10th फरवरी को, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल छोटू मास्क को लेके निकल गया था। रहीम रहता है आगरा में, इसकी शॉप है आगरा में। राम मास्क बनाता है दिल्ली में। राम ने छोटू को बोला कि यार रहीम को मास्क डिलीवर कराओ। छोटू गया ट्रेन में रहीम को मास्क देने। छोटू निकला 9th फरवरी को और रहीम के पास पहुंचा 10th फरवरी को। तब भी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? 10th फरवरी को। मतलब कि जब रहीम के पास ऑनरशिप आ जाएगी तब वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगा। क्लियर? यही आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। फाइन गाइस। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट कब वैलिड नहीं होता, किस केस में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। नंबर 1, फ्लैट या फिर कुछ ऐसा रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अब फ्लैट के केस में क्या होता है? फ्लैट बनाने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। फ्लैट बन गया, उसके बाद उसका बायर ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो क्या सेलर या फिर जो फ्लैट का बिजनेसमैन है, जो फ्लैट बना रहा है, क्या वो तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक फ्लैट नहीं बिकता? तो इस केस में ना एक नया जो हमारी बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसने एक पूरा स्टैंडर्ड निकाला है जिसमें वो बताती है कि इन केसेस में आपको क्या करना चाहिए। इन केसेस में आप रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करो? प्रोपोर्शन बेसिस पे, जैसे जैसे आपका काम होता रहे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते रहो। नेक्स्ट एग्जांपल, कार। आपने कार खरीदी। कार कोई भी 10 लाख की कार, 15 लाख की कार कभी भी कोई कैश में नहीं लेता। कार हम लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। तो क्या हम जो कार बेच रही है कंपनी, क्या वो तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगी जब तक उसको सारी इंस्टॉलमेंट नहीं मिल जाती? या उसको कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? एज एंड व्हेन उसको इंस्टॉलमेंट्स मिल रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इन एक्सेप्शंस को आपको इतना डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया बिजनेस का। अब फॉर एग्जाम्पल रेंट। अब किसी ऑनर ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, तो वो रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेगा? जब उसे रेंट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो कब रिकॉर्ड करेगा? जैसे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का रेंट, सपोज उसको 3 मई को मिलता है, उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ऑन 30th अप्रैल। क्यों? क्योंकि उसने जो है 30 दिन के लिए उसका जो रेंट, जो भी उसका प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, उसने इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया है, उस पर ऑनरशिप चली गई है, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप नहीं गई है, वो जो सर्विसेज ले रहा है वो उसको मिल चुकी हैं। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? 30th अप्रैल को, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कभी भी मिले। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या फिर जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसको मैं एक टिप दे रही हूँ आपको याद रखने के लिए। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट लिंक था, रिलेटेड था रेवेन्यू से। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है आपका एसेट से। नाउ
इसको हम पहले डेफिनेशन में जाने से पहले अंडरस्टैंड करते हैं। राम ने एक मशीन खरीदी 20,000 की। ये मशीन इसने क्यों खरीदी है? ये मशीन इसने खरीदी है मांस को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। अब ये मशीन क्या 1 साल चलेगी? नहीं, ये हर साल मास्क मैन्युफैक्चर करेगी। हम एज्यूम करते हैं इसकी लाइफ है 5 इयर्स, ठीक है। अब ना एक ग्राफ से या एक टेबल से मैं आपको समझाती हूँ। ये है 5 इयर्स। सपोज यहाँ पर राम ने मशीन खरीदी कितने की? 20,000 की। ध्यान से समझना इसे। अब हम आते हैं 1 साल बाद। क्या ये मशीन अगर मैं राम मार्केट में बेचने जाएगा, क्या ये 20,000 की बिक जाएगी? कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि 20,000 की तो मार्केट में मिल रही है। और जब भी आप कुछ भी न्यू सामान लाते हो तो हमेशा उसकी मार्केट वैल्यू आते ही कम हो जाती है। जैसे कार लेकर आए, कार जितने की भी खरीदते हो, शोरूम से निकलते ही उसकी 10-20% मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो आप एज्यूम करो कि मार्केट में ये 10,000 की 1 साल बाद बिक जाएगी। सेकेंड ईयर के बाद हम एज्यूम करते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू, ये है एमवी मतलब मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपये। 3 साल बाद अभी भी ये 8,000 की बिक रही है। 4 साल हो गए, अब तो मशीन बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, तो इसको कोई 3,000 में ही ले रहा है बस। एंड 5 इयर्स के बाद तो इसकी मार्केट वैल्यू 0 है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है मशीन, ठीक है। तो अब राम क्या कर रहा है? अपना अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। सपोज मशीन इसने खरीदी 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। अब जब इसने मशीन खरीदी 20,000 की, तो ये बुक्स में कितने की रिकॉर्ड करेगा? 20,000 की। तो क्या 31 मार्च को जब मशीन की मार्केट वैल्यू 10,000 है, तो क्या ये बुक्स में 10,000 की रिकॉर्ड करे? या जब जब ये अपने अकाउंट्स बंद करेगा, जब जब ये अपने अकाउंट्स क्लोज करेगा, तो क्या ये मशीन की वैल्यू चेंज करता रहे मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग? या ये मार्केट में जाए और पूछे कि मेरी मशीन कितने की बिक रही है और ये फिर उस रेट पे बुक्स में अपनी रिकॉर्ड करे? ऐसे करना चाहिए क्या राम को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? एक तो जो भी आप बुक्स को जब क्लोज करोगे, जो भी आपका इन्वेस्टर है, राम की बिजनेस में कौन कौन इंटरेस्टेड है, अमर, अकबर, एंथनी या फिर गवर्नमेंट, वो कहेगा कि यार ये मार्केट वैल्यू आप कैसे लेके आ रहे हो, इसमें फ्रॉड हो सकता है। राम कहेगा यार मेरी मशीन की तो वैल्यू 10,000 है ही नहीं, 15,000 है। इससे क्या होगा? बिजनेस में ना ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, अगर हम उसकी मार्केट वैल्यू को हमेशा चेंज करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस की मार्केट वैल्यू को अगर चेंज करते रहोगे, अगर आपको देखना है कि बिजनेस की ये मशीन कितने की पड़ी है बुक्स में या कितने की खरीदी, आप पे कोई एविडेंस ही नहीं है, राइट? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही तो कहता है एसेट्स, machine is an asset, is ordinarily recorded in the books of accounts at the price at which it was acquired. मतलब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में एसेट्स को उस प्राइस पे जिस प्राइस पे हमने उसे खरीदा है। हमने मशीन को कितने पे खरीदा है? 20,000 पे। तो हम बुक्स पे कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 20,000 पे, चाहे इस डेट पे, चाहे इस डेट पे, इस डेट पे, इस डेट पे, इस डेट पे, इस डेट पे। कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 20,000 पे। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा, अगर हम बुक्स पे 20,000 पे रिकॉर्ड करेंगे तो मशीन तो हमारी यूज हो रही है, इस वजह से वो डेप्रिशिएट हो रही है। 5 साल के बाद तो मशीन की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट पे एक एग्जाम्पल बताया था डेप्रिसिएशन का। क्या था वो डेप्रिसिएशन? वो डेप्रिसिएशन ये था कि मशीन
जो है वो हम बुक्स में 20,000 का हमारा एसेट है, लेकिन वो हमारा मास्क मैन्युफैक्चर में यूज़ हो रहा है। तो अगर इस मशीन ने एक साल में 10,000 मास्क बनाए, उस 10,000 मास्क का रेवेन्यू अगर मैं बुक्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। उस कॉस्ट को हमने क्या बोला था, डेप्रिसिएशन। तो बुक्स में हम डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड करेंगे, 20,000 की खरीदी है, उसकी लाइफ है मशीन की 5 ईयर्स। तो हर साल हम 4,000 रुपये का खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट या ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये तो कहता है कि एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करो उस प्राइस पे जिस प्राइस पे हमने इसे एक्वायर किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। इस कॉन्सेप्ट का बस इतना मतलब है कि हमेशा मार्केट वैल्यू पे मत लाओ अपने एसेट को। इससे क्या होगा, एक तो आपके बिजनेस में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, कोई इसको ऑडिट नहीं कर पाएगा। दूसरा, इसकी मार्केट वैल्यू से बहुत खेला जा सकता है, कोई मार्केट वैल्यू कुछ भी बोल देगा। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। नाउ गाइस, मैंने आपको ना, अब ये तो हो गया आपकी बुक में जो लिखा, दिस इज थियोरेटिकल। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकली मार्केट में क्या होता है, या जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं कंपनीज के तो क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे स्टैटिक नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं बिल्डिंग का। ठीक है, बिल्डिंग, या आप एग्जाम्पल ले लो लैंड। लैंड की ना हमेशा मार्केट वैल्यू बढ़ती है। लैंड हमेशा, मशीन तो आपकी ख़त्म हो रही है, लेकिन जो अगर किसी बिजनेस का एसेट है लैंड, हमेशा वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपने 10 लाख का खरीदा है तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के बाद आपका ये लैंड कितना हो जाए, 20 लाख रुपए का। कितना हो जाए, 20 लाख रुपए का। और लैंड ना डेप्रिशिएट भी नहीं होता, ये जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो ये 5 ईयर्स के बाद 20 लाख का हो जाए। अब एक बिजनेस है राम का, और ये 20 लाख, ये वैल्यू ना कभी भी 10 लाख जाने नहीं वाली लैंड की, ये वैल्यू कभी भी 10 लाख जाने नहीं वाली लैंड की, क्योंकि लैंड कभी भी मोस्टली केसेस में हमने देखा है उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, और इतनी कम तो नहीं होती। अब आपने भी देखा होगा कि प्रॉपर्टी के रेट्स कितने बढ़े हुए हैं, क्या प्रॉपर्टी के रेट्स 20 साल पुराने हो जाएंगे, नहीं हो सकते। तो अब राम का बिजनेस है ना, राम कह रहा है यार मेरे पास लैंड है और उसको मैं बुक्स में इतनी कम वैल्यू पे दिखा रहा हूँ, इस वजह से मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन अच्छी नहीं है। मैंने अपने बिजनेस को लिस्ट किया हुआ है, लेकिन मेरे शेयर का रेट ही कुछ नहीं है और मेरे पास इतना महंगा लैंड पड़ा है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बोला है, मैं इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रही हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड ला दिया और बोला कि आप रीवैल्यू कर सकते हो अपने एसेट को, लेकिन आप एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट को पकड़ो, उससे रीवैल्यू कराओ, उससे रिपोर्ट लो, उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप रीवैल्यू करो। और ये रीवैल्यू तभी आप करो जब आपको लगता है कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है। ज़रूरी है रीवैल्यू करना, आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स को सही पिक्चर शो नहीं हो रही आपके अकाउंट्स की, तो आप तभी रीवैल्यू करो। लेकिन आप प्रॉपर एविडेंस लेकर आओ, उस रीवैल्यूएशन को लिखो बुक्स में, और ये नहीं कि आपका जब मन करे आप उठ के कर लो, आप 1 साल में 3 बार रीवैल्यूएशन कर लो, हर 3 साल में या हर 5 साल में आप एक बार रीवैल्यू कर सकते हो। एज पर बुक, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे उस प्राइस पे जिस प्राइस पे हमने एक्वायर किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसको डेप्रिशिएट ना करें, हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। क्लियर गाइज? अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट समझ नहीं आया है, यू कैन टोटली इग्नोर दैट। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ने की जरूरत है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि अगर आप बुक्स में कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसको रिकॉर्ड करो ऑब्जेक्टिव मैनर में। ऑब्जेक्टिव मैनर का क्या मतलब है कि अगर सपोज
जो ऑनर है बिजनेस का या इसने अकाउंटेंट रखा है, अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो ये बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से ना बनाए कि इसमें इनका अपनी सेल्फिशनेस, अपना फायदा छुपा हो, मतलब कि अपने मर्जी से कुछ भी मॉडिफाई ना कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने कुछ भी खरीदा है, इन्होंने खरीदा 10,000 रुपये का क्लोथ, लेकिन दिखा रहे अपना खर्चा 12,000 रुपये का, ताकि इनकी इनकम कम हो और इन्हें गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़े। क्लियर? या फिर इन्होंने ट्रांसपोर्ट को ऑटो वाले को दिए 100 रुपये, लेकिन बुक्स में दिखाए 500 रुपये। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आप बुक्स बना रहे हो तो उनको ऑब्जेक्टिव मैनर में बनाओ, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब इसमें किसी का अपना फायदा ना छुपा हो। क्लियर? तो वेरी सिंपल, क्या कहते हैं, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ ईदर ऑनर और अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंट। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट पे बताया था कि हम एसेट को हर साल मार्केट वैल्यू पे लेके नहीं आते। क्यों नहीं लेके आते? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट की वजह से। क्योंकि अगर हम हर साल मार्केट वैल्यू पे एसेट को लेकर आ जाएंगे तो फिर हमारे बुक्स में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बिजनेस में हो रही है, मशीन खरीदी जा रही है, उसका एक इनवॉइस होना चाहिए, बेचा जा रहा है कुछ मास्क तो उसका सेल बिल होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया जा रहा है उसका डिलीवरी चालान होना चाहिए। मतलब जो भी बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा है या जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, उस ट्रांजेक्शन का कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो कहता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। Yes friends, next concept ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी अकाउंटिंग इस पर टिकी हुई है। ड्यूअल मतलब टू। आपने सुना होगा अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट, इसका मतलब है क्या है? ड्यूअल। मतलब कि अगर आप बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन को आप समझो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हैपनिंग हो रही है, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके दो एक्सपेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। एग्जाम्पल लेते हैं, राम ने बिजनेस में पैसा डाला, 20,000 रुपीज राम ने बिजनेस में डाले, इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस में कैपिटल आया और क्या हुआ? कैश आया। दो चीजें हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, अमर ने बिजनेस को 15,000 रुपीज दिए, 15,000 रुपीज बिजनेस को दिए, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि बिजनेस को 15,000 रुपीज दिए, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ी, कैश आया। बिजनेस ने मशीन खरीद ली 20,000 की, मशीन खरीद ली, तो इससे क्या हुआ? मशीन क्या है? मेरा एसेट है, एसेट बढ़ा, ठीक है, कैश चला गया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बिजनेस ने थ्रेड खरीद लिया 5,000 रुपये का। थ्रेड क्या है? गुड्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बढ़ा, कैश चला गया। बिजनेस में मतलब कुछ भी हो रहा है उसके दो इफेक्ट हैं, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। वही क्या है? ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये क्या कहते हैं? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड हैविंग अ ड्यूअल एक्सपेक्ट। एक चीज डेबिट होती है, एक चीज क्रेडिट होती है। गाइज इसमें ना हमारा पूरा चैप्टर बना हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसके बाद जर्नल एंट्री, सब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये हम बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। अभी के लिए आप इतना समझो कि ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में मतलब बिजनेस में कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है। हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी। इसकी वजह से ही हमारी इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस एग्जाम्पल में लेते हैं, इस एग्जाम्पल में लेते हैं कैपिटल, राम ने 20,000 रुपये डाले, 20,000 रुपये बिजनेस में आए, तो क्या हुआ? कैश बढ़ गया 20,000 से और कैपिटल बढ़ गई 20,000 से। ठीक है। अब यहाँ पर अमर ने बिजनेस को 15,000 रुपये दिए, 15,000 रुपये दिए तो लाइबिलिटी बढ़ गई, प्लस बिजनेस में पैसा आया, कैश बढ़ गया
15,000 से। मशीन खरीदी बिजनेस ने, 20,000 का एसेट बढ़ गया, 20,000 का कैश कम हो गया। किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर आप देखोगे तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, एसेट क्या है मेरा, कैश 20,000, लाइबिलिटी कुछ है नहीं, कैपिटल कितनी है 20,000, 20,000 इक्वल्स टू 20,000। इसमें देखो एसेट कैश 15,000, लाइबिलिटी 15,000, कैपिटल 0, 15,000 इक्वल्स टू 15,000। एसेट 20,000, कैश 20,000, लेकिन एक एसेट बड़ा है एक एसेट कम हुआ है, 20,000 माइनस 20,000 0। तो ये जो है ये आपको इक्वेशन याद रखना है, इसको हम डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे। इस ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर guys, now we will move to last concept which is consistency concept। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, उसके बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मूव टू लास्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अभी ये मत पढ़ना, एग्जाम्पल पे आओ। फॉर एग्जाम्पल, राम ने अपना बिजनेस चलाने के लिए खरीदी मशीन 20,000 रुपीज़ की, ठीक है। इसने एज्यूम करा कि इस मशीन की लाइफ है 5 इयर्स, ठीक है। हर साल ये बुक्स में डेप्रिसिएशन के नाम पे खर्चा दिखा रहा है 4,000 रुपीज़ का। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये राम के 5 इयर्स हैं बिजनेस के, ठीक है। यहाँ पर इसने मशीन खरीदी है 20,000 की, फाइन। अब 1 साल बाद राम उठ के आ जाए और बोले कि मेरा जो बिजनेस है ये, इसमें जो मैंने मशीन परचेज की थी ये 5 साल की नहीं है, इसकी लाइफ है 7 साल की। इसको ना आप 7 साल में बांटो, मतलब आप बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना दिखाओ, 20,000 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। या फिर ये इसको कम भी कर सकता है, 4 इयर्स बोल सकता है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो पढ़ो, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। कि मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए, उसको आपको कंसिस्टेंट मतलब सेम रखना पड़ेगा 1 साल से दूसरे साल में। क्यों कह रहा है कॉन्सेप्ट ऐसा? अगर ऐसे ये मशीन की लाइफ चेंज कर देगा या फिर कुछ भी चेंज कर देगा, तो अगर इसका राम का जो बिजनेस के जो इन्वेस्टर्स हैं, अमर, अकबर, एंथनी या गवर्नमेंट, अगर वो बिजनेस को कंपेयर करना चाहेगी उसके पिछले साल के प्रॉफिट्स को, तो क्या बिजनेस वो प्रॉफिट्स को कंपेयर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मेथड में चेंज हो गया। पिछली बार तो 10,000 के मार्क्स पे 4,000 का डेप्रिसिएशन आया था बुक्स में, इस बार अलग ही आएगा कुछ। तो ये कहता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। लेकिन कुछ केसेस में बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको मेथड्स को चेंज करना, प्रिंसिपल्स को चेंज करना। क्यों? क्योंकि हमें इन्वेस्टर्स को बेटर डिस्क्लोजर देना पड़ता है, हमें चेंज करना ज़रूरी होता है। तो उस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पहले आप उस चेंज की जस्टिफिकेशन दो कि आप चेंज क्यों कर रहे हो। जस्टिफिकेशन आपने दे दी, उसके बाद आप उस चेंज को बताओ, उसका नेचर बताओ और उस चेंज का इफेक्ट बताओ कि इस चेंज की वजह से क्या हुआ। मे बी अगर राम मेथड को चेंज करेगा तो उसको पिछले साल के अकाउंट्स दोबारा बनाने पड़ेंगे इस साल 7 इयर्स की लाइफ लेके इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कि अगर पिछले साल भी 7 इयर्स की लाइफ होती तो ये प्रॉफिट आता। फाइन, एज हमने बोला है कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, यूजर्स की अच्छे डिस्क्लोजर्स के अकॉर्डिंग। तो आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, नेचर और इफेक्ट बताना पड़ेगा। अब इसको गो थ्रू करो। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, बट accounting principles and methods can change for
बेटर डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट। अगर अकाउंटेंट को लगता है या ऑनर को लगता है कि लाइफ 7 ईयर्स ही होनी चाहिए, मेरी मशीन तो 7 ईयर्स चलेगी ही चलेगी, मैंने फर्स्ट ईयर गलती कर दी, या फिर फर्स्ट ईयर मुझे क्लैरिटी नहीं थी, इतना मुझे पता नहीं था, मशीन अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो चेंज कर दे, बेटर डिस्क्लोजर के लिए चेंज कर दे। लेकिन वो क्या डिस्क्लोज करे, जस्टिफिकेशन क्यों कर रहा है भाई चेंज, वो उसको पहले इतनी क्लैरिटी नहीं थी, अब मशीन बेटर परफॉर्म कर रही है, या उसने मशीन का एक पार्ट रिप्लेस करवा लिया, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही है ये। और फिर वो क्या करे, नेचर बताए चेंज का और चेंज का अफेक्ट बताए, मतलब कि वो बताए कि अगर फर्स्ट ईयर में भी मैं 7 ईयर्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लेके चलता है तो मेरे प्रॉफिट क्या होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, इससे आपके सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब आज जो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है उसे अब हम समराइज करते हैं। ओके गाइज, लेट्स समराइज। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब भी ऑनरशिप हमारी ट्रांसफर हो गई है टू दी बायर। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कि राम ने रहीम को गुड्स बेचे, रहीम ने एडवांस दे दिया, तब भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, रहीम ने पेमेंट जब की तब भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करना। रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करना है, जब रहीम पे गुड्स सप्लाई हो चुके हैं, रहीम को गुड्स की ऑनरशिप मिल चुकी है। मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसकी हमारी टिप क्या थी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हमें हमेशा एक्सपेंस से रिलेट नहीं करना, हमेशा हमें इससे किससे रिलेट करना है, एसेट से। ये कॉन्सेप्ट कहता था कि आपने एसेट को जिस भी रेट पे परचेज करा है, जिस प्राइस पे परचेज करा है, आपने बुक्स में उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। ओवर द ईयर एसेट की मार्केट वैल्यू चेंज होती रहेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुक्स में चेंज करते रहें। मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑनर या अकाउंटेंट जब भी बुक्स बनाएगा तो वो फ्री फ्रॉम बायस बनाएगा, उस बुक्स बनाने में उसका कोई सेल्फिशनेस नहीं होगी। हर एक ट्रांजैक्शन बुक्स में जो भी रिकॉर्ड होगी उसका कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन जो भी होती है उसके 2 एक्सपेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, ये सारे चैप्टर्स करेंगे। हमारी पूरी अकाउंटिंग ही इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने जो भी प्रिंसिपल्स या मेथड्स अडॉप्ट कर लिए अकाउंट्स को बनाने में, उसको आप हर साल चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से उसको आप हर साल चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज करना है तो चेंज का रीज़न होना चाहिए, वो क्या कि आपके प्रॉफिट्स बेटर डिस्क्लोज हो रहे हैं। और अगर आप चेंज कर भी रहे हो तो जो भी आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जैसे कि इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, उनको आप बताओ, जस्टिफिकेशन दो चेंज की और चेंज का नेचर और अफेक्ट बताओ। फाइन। इसमें हमने एग्जांपल लिया था एसेट की डेप्रिसिएशन का। फर्स्ट ईयर 5 इयर्स की लाइफ अज्यूम कर ली, सेकेंड ईयर हमें लग रहा है कि लाइफ 7 ईयर होनी चाहिए। ऐसे आप खुद अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो और प्रॉफिट्स बेटर डिस्क्लोज हो। So great friends, congratulations, we have completed accounting concepts। हमारे 11 accounting concepts इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो के एंड में मैं एक PDF का लिंक दे दूंगी जिसमें accounting concepts की शॉर्ट डेफिनेशंस होंगी। फ्यूचर में कभी भी आप उस PDF को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।